हेलो, गुड मॉर्निंग और नमस्ते सभी को। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एल्कीन्स। टॉपिक था हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने आपको एल्कीन्स पढ़ा दिया है, जिसमें हमने एल्कीन्स की प्रिपरेशन, बनाने की विधि, प्रॉपर्टीज, जो उसके गुण हैं, चाहे इसमें आप फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कीजिए, चाहे आप केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कीजिए, हम दोनों पे ही चर्चा कर चुके हैं, भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण। इसके बाद मैंने लास्ट क्लास में हाइड्रोकार्बन्स में ही शुरू किया था एल्कीन, जिसमें हमने एल्कीन्स की प्रिपरेशन, बनाने की विधि कर ली थी। आई होप आपने रिवाइज किया होगा। हमने लिंडलार कैटलिस्ट वगैरह ये टॉपिक वहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। और मैंने आपको बताया था लिंडलार कैटलिस्ट हो गया, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको फोकस में रखा होगा आपने, उसका रिवीजन आपने किया होगा। हालांकि देखो, रिवीजन तो सब कुछ आपको करना ही है। कंपटीशन का मतलब ही है कि आपको सबसे बेस्ट बनना है ना, जब भी उस कंपटीशन को बीट करने लायक आप बनेंगे। ठीक। बाकी ये जो सेशन है, चाहे लैब असिस्टेंट, हायर एजुकेशन और ये बैच बेसिकली लैब असिस्टेंट फॉरेंसिक साइंस के लिए चल ही रहा है, प्लस एनवायरमेंटल सुपरवाइजर में भी यह आपको हेल्प करेगा। ठीक है। और क्योंकि ये जो क्लासेस हैं ये 11th बेस एनसीईआरटी पे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 11th बेस वाला तो पढ़ा ही रहा हूँ, एनसीईआरटी तो आपको कवर करा ही रहा हूँ, प्लस अपनी तरफ से लगता है कि ये टॉपिक बन सकता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। अपनी तरफ से मतलब ये नहीं कि मेरी मर्जी से, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उसके एनालिसिस के बेसिस पे आपको मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो अपनी जो सिलेक्शन है ना, उसको 100% बनाना है, तो ऑब्वियस है, मैं आपको बता ही चुका हूँ, 5th स्टेज पे जाके आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो उस स्टेज पे जाके बढ़िया से बस तैयारी कीजिए और शुरू करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। देखते हैं एल्कीन कैसे स्टेबल होती है। सबसे पहली बात, आपको पता है एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अगर इस एल्कीन पे मान लीजिए मैं एक ग्रुप लगा दूं, ये CH3 हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये CH3 हो गया, मैं कहूँ बताइए इसका नेम क्या होगा, तो आप कहोगे सर कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है सर, तो ब्यूट, इसकी सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट टू इन हो गया। क्लियर। अब ये CH3 और ये CH3 एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट साइड हैं। दो CH3 एक दूसरे के अपोजिट साइड हैं, और जब अपोजिट साइड होते हैं तो हम उसको ट्रांस बोलते हैं ना। हाँ जी, तो उसका नाम क्या बन जाएगा, ट्रांस ब्यूटूइन। ठीक है। और अगर मैं दोनों ही CH3 को सेम साइड लगा दूं तो सर ये भी आप ब्यूटीन ही देखेंगे, ये भी आप ऑब्जर्व करेंगे, ये ब्यूटीन ही है। और दोनों CH3 सेम साइड हैं, तो सेम वाला सिस होता है, तो नाम बन जाएगा सिस ब्यूटूइन। नेम बन जाएगा सिस ब्यूटूइन। और आपको पता है सिस और ट्रांस दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। क्लियर। अब आपको यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी होती है। हम स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं ना, स्थिरता, कौन ज्यादा स्थिर होगा, ठीक है, कौन ज्यादा स्थायी होगा। तो अगर मैं बात करूं ट्रांस ब्यूटीन की, यह ज्यादा स्टेबल होता है। अगर वैसे कंपैरिजन करो, आपको पता है, बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं कि डबल बॉन्ड जो होता है उसका संकरण sp2 होता है। सर ये वाला भी डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, तो उसका संकरण भी sp2 ही आएगा। बाकी संकरण निकालना सभी को सिखा चुका हूँ। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आए, फिर से वही बात कहूंगा, क्लास नंबर 1 से जरूर देखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें, ये sp2 कार्बन, इसके बगल वाला कार्बन सर अल्फा कार्बन होता है, उस पर लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। इस पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इस पे हैं। ऐसे ही सर ये कार्बन भी sp2 है, इसके बगल वाला अल्फा कार्बन होगा, इस पे लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। कितने लग रहे हैं सर, 3 अल्फा हाइड्रोजन लग रहे हैं, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हैं सर, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था अनुनादीय ढांचे का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, और हमने पढ़ा था अनुनादीय ढांचे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 होता है। टोटल यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है, उसमें एक जोड़ दूंगा तो उसके पास सर 7 अनुनादीय ढांचे होंगे। इस फंडे से यहाँ भी अगर आप देखें तो सर कहेंगे ये भी तो sp2 है, और इस वाले कार्बन को भी तो अल्फा ही कहूंगा, ये sp2 से पहला कार्बन है, इसे भी तो अल्फा ही कहूंगा, इस पे लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन ही तो कहूंगा, सर इसके भी तो अल्फा हाइड्रोजन ही कहूंगा। तो यहाँ भी टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सर यहाँ पे 7 अनुनादीय ढांचे, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। ये बहुत सरल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। क्लियर है, फंडा सरल। अब आगे देखते हैं, दोनों के पास ही 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो बताइए कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो क्या चेक करना है सर, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, अति संयुग्म, ये आपको चेक करना है। ठीक, कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं, देखो चल जीरो से ही रहे हैं जो बच्चे
ऑर्गेनिक में भी फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं उनको ऑर्गेनिक समझ में आ रही होगी, अदरवाइज जो बिल्कुल ही फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं तो उन्हें पता है हमारे सारे कंसेप्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम पूरे कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो जब भी एल्कीन की स्टेबिलिटी हमें चेक करनी होती है तो हमें अति संयुग्म या हाइपर कंजुगेशन देखना पड़ता है। और हाइपर कंजुगेशन जिसमें ज़्यादा आपको पता है sp2 के बगल वाला अल्फा कार्बन उस पे लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, और जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज़्यादा उसके अनुनादीय ढांचे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो दैट मीन्स वह एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है ना? बहुत प्यारी बात, बिल्कुल सही बात। बट सिस और ट्रांस में सर कौन-सी ज़्यादा एल्कीन स्टेबल होती है? तो मैंने यहाँ एरो बना भी दिया है। ये है ग्रेटर दैन का मतलब ट्रांस वाली ज़्यादा स्टेबल होगी सिस वाली से। सर क्या कारण है? कारण ये है कि इसका ये जो CH3 ग्रुप है, सर ये वाला जो CH3 ग्रुप है, ये सेम साइड आ रहे हैं, जब भी तो सिस है। अब सेम साइड आने की वजह से इनके बीच में प्रतिकर्षण, रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा, है ना? ये हाइड्रोजन देखो 3-3 हाइड्रोजन फैले होंगे, इसके भी फैले होंगे और ये आपस में प्रतिकर्षण, रिपल्सन करना शुरू करेंगे। और आपको लास्ट क्लास में ये भी पढ़ाया था, ट्रिपल बॉन्ड बहुत ही क्लोज होता है, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस का होता है, इसलिए याद करो उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगती है। डबल बॉन्ड में थोड़ी दूरी और बढ़ जाती है और सिंगल बॉन्ड की दूरी सबसे अधिक होती है। दैट मीन्स डबल बॉन्ड की दूरी कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए CH3 एक दूसरे के क्लोज होंगे। क्लोज होने की वजह से इनमें रिपल्सन होगा। क्लियर है? इसीलिए इसीलिए जो ट्रांस है, ट्रांस में दोनों CH3 सर एक दूसरे के विपरीत साइड हैं, अपोजिट साइड हैं। और सर ट्रांस वाला अच्छा ट्रांस को एक और नाम से भी जानते हैं। अगर मान लो ग्रुप ही अलग-अलग लगा दूँ, तो सर इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ई भी कहते हैं। ठीक है? और सिस को हम ज़ेड भी कहते हैं। ये सब मैंने आपको पढ़ाया था एंटीज़ेनन, ड्यूसर्मन ये सब मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में पढ़ाया था। ठीक है? तो ट्रांस वाली जो एल्कीन होगी, वो हमेशा सिस एल्कीन से ज़्यादा स्टेबल होगी। सर इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे बहुत सरल सा कारण है। क्या? कि भई रिपल्सन, रिपल्सन प्रतिकर्षण इसका सर मुख्य कारण है। रिपल्सन की वजह से सिस वाली जो एल्कीन है, उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और बताया था जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ऑब्वियस है मतलब सर उसमें रिपल्सन, प्रतिकर्षण उतना ही ज़्यादा होगा। आपको ऑलरेडी अंतर बता चुका हूँ रेजोनेंस एनर्जी और जनरल एनर्जी जो मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है, दोनों के बीच में अंतर होता है। ठीक है? वो अंतर भी मैं आपको रेजोनेंस में, अनुनाद में पढ़ा चुका हूँ। क्लियर है कंसेप्ट? आगे बढ़ें? चलिए, अगर मैं यहाँ पे एक एल्कीन बनाता हूँ, चलिए इस एल्कीन का नाम बताएँ, ठीक है? इस एल्कीन का मुझे नाम बताएँ। अब एल्कीन पे अगर क्वेश्चन आए, तो सरलता से आप इस क्वेश्चन को कर देंगे, ठीक है? और इस तरह का क्वेश्चन मान के चलिए, किसी ना किसी 3 पेपर है भाई, तीनों केमिस्ट्री डिपेंडेंट है ना? तो किसी ना किसी में तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है ना? संभावना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक? तो चलो, अब आपको ऐसे ही 1, 2, 3, 4 करके जो है आपको दे देगा और बोलेगा बताओ इनको बढ़ते या घटते क्रम में लगा दो, है ना? इन एल्कीन की स्टेबिलिटी को बढ़ते या घटते क्रम में लगा दो, ठीक है? अब बताओ, हालाँकि मैं और भी बना सकता हूँ बट फिलहाल मैं इतने ही बना रहा हूँ। अच्छा मैंने यहाँ भी CH3 सेम साइड ही कर दिया, यहाँ मैं H कर देता हूँ और इस वाले को मैं CH3 कर देता हूँ, ठीक है? अब मैं बोलूँ ये 1, 2, 3, 4 4 हैं आपके पास, बताओ इन चारों में सबसे अधिक स्टेबिलिटी, स्थिरता किसकी होगी? या फिर इनको घटते हुए क्रम में लगाओ स्थिरता के। तो साफ-साफ दिख रहा है सर आपने अभी तो बताया, कितनी बार आप पढ़ा चुके हो हाइपर कंजुगेशन का कांसेप्ट। sp2 के बगल वाला सर अल्फा कार्बन होता है। ये sp2 कार्बन के पहला कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन के पहला कार्बन है मतलब ये भी अल्फा कार्बन है। सर ये भी sp2 के बगल वाला कार्बन है, तो ये भी अल्फा है। ये भी sp2 के बगल वाला है सर, ये भी अल्फा है। अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। सर इस कार्बन पे 3 है, सर इस पे भी 3 है, सर इस पे भी 3 है, सर इस पे भी 3 है। टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन है। तो टोटल कितने अनुनादीय ढांचे होंगे? सर ऊपर ही तो फॉर्मूला लिखा है, फिर से क्यों लिख रहे हो? कोई बात नहीं, एक बार रिवीजन और करते हैं। तो सर अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 होता है। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं सर? अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, टोटल हो गए 12 तो दैट मीन्स 12 और 1 अब ये मत कहना 3 और 3 6 ही हुए, बेटा यहाँ भी गिन लेना, ठीक है? तो 12 और 1 कितने हो गए सर? यहाँ 13 हो गए। क्लियर? आगे देखें, यहाँ पे देखो टोटल ये आपका sp2 कार्बन है, तो सर ये भी आपका sp2 कार्बन है। इसके बगल वाला कार्बन सर अल्फा कार्बन है, तो सर ये वाला भी अल्फा कार्बन है। सर ये वाला भी अल्फा कार्बन। क्लियर? इस पे लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। तो सर 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो कितने अनुनादीय ढांचे बनेंगे? जितना अल्फा हाइड्रोजन होता है उससे 1 ज़्यादा, है ना? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर? 10 हो जाएगा। क्लियर? तो समझ में आ गया? जिसमें ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, आपको बता चुका हूँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनुनादीय ढांचे हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्टेबिलिटी के। स्थिरता चेक करनी है तो अनुनादीय ढांचे आप देखना शुरू करिए और वो कैसे देखेंगे? सर वो हाइपर कंजुगेशन से हम देखेंगे, अति संयुग्मन से हम देखेंगे। क्लियर है? सर यहाँ बता दीजिए
सर इस वाले में तो ये तो ऊपर वाला ही दिख रहा है, सर ये दोनों CH3 सेम साइड है, ये सिस है, और सर ये दोनों CH3 अपोजिट साइड है, सर ये ट्रांस है ना? और ट्रांस और सिस में क्योंकि दोनों पे ही 6 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, सर इसके पास भी 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो दोनों बराबर ही स्टेबल है ना? बट ट्रांस वाली ज़्यादा स्टेबल होती है। अगर इनका ऑर्डर लिखूँ तो सर फर्स्ट वाली सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, देन सेकंड वाली होगी, देन फोर्थ वाली होगी। क्यों? फोर्थ ट्रांस है इसलिए, देन उसके बाद थर्ड वाली होगी। क्यों? क्योंकि इससे से रिपल्सन ज़्यादा होगा, प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो एल्कीन है इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी कुछ हद तक। क्लियर? चलिए, तो ये था हमारा स्टेबिलिटी कांसेप्ट, लगाइएगा एग्जाम में, आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। आगे आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो रासायनिक जो गुण हैं ये पढ़ते हैं। तो चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ही होता है केमिकल रिएक्शंस, है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो कैसी कैसी रासायनिक अभिक्रियाएं करके दिखाता है एल्कीन, ये हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है एडिशन रिएक्शन। और क्या ये एडिशन रिएक्शन आपसे पहले नहीं पढ़ा? सर आपने 2 से 3 बार ऑलरेडी पढ़ा दिया है। इस एडिशन रिएक्शन को अगर आप हाइड्रोजनेशन करा रहे हो तो उसको हम सेंडर साबाटियर रिएक्शन कहते हैं, साबाटियर रिएक्शन कहते हैं। सर इसको हम हाइड्रोजीनेशन भी कहते हैं, हाइड्रोजीनेशन, है ना, GNATION, हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। ये इसका नेम रिएक्शन हो गया सेंडर साबाटियर। इसके अलावा हाइड्रोजीनेशन भी कह देते हैं, इसके अलावा सैचुरेशन भी कह देते हैं, है ना, सैचुरेशन ऑफ एल्कीन। तो सैचुरेशन ऑफ एल्कीन भी कहते हैं, संतृप्त बना रहे हैं हम एल्कीन को, है ना। एल्कीन कैसा होता है सर? अनसैचुरेटेड होता है, उसको हम कैसा बना रहे हैं? सैचुरेटेड बना रहे हैं। सर कैसे करते हैं? तो हम अब तो ये याद हो गई होगी कि सर एल्कीन लेते हैं, उसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे, और हाइड्रोजन जोड़ने के लिए मैं जनरली पीडी लेता हूँ, पैलेडियम, या पीटी लेता हूँ, या एनआई लेता हूँ। ये 3 कैटलिस्ट लेता हूँ, और ये तीनों ही डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट को इसलिए लिया जाता है क्योंकि इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है, जिसकी वजह से ईजिली ये अपने सरफेस पे जो रिएक्टेंट है, मैं बोलूँ रिएक्टेंट में सबस्ट्रेट है, रिएजेंट है, इनको ईजिली आपस में रिएक्ट कराते हैं, है ना। रिएक्ट होने की वजह से इनकी रिएक्शन बढ़ जाएगी, और आपको जल्दी से एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे मिल जाएगा। दैट मीन्स 2 कार्बन अगल-बगल वाले कार्बन पे आपको हाइड्रोजन मिल जाएँगे। तो दैट मीन्स आप कहोगे सर आपको इथेन मिल गया, है ना? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो सर ये आपको इथेन मिल गया। बहुत सरल सी बात है, बहुत सिंपल सा फंडा है। क्लियर? और इसके अलावा फिर तो आप सर कहीं भी हाइड्रोजनेशन हमें दे दीजिए, हम तो तुरंत ही कर लेंगे। डबल बॉन्ड के अगल-बगल वाले कार्बन पे बस एक-एक हाइड्रोजन हमें जोड़ना है, इतना सा हमारा काम है, और ये काम आपको करना है। ठीक है? और याद है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ, और ये जनरल साइंस का क्वेश्चन भी बनता है, फॉर्मेशन ऑफ वनस्पति, है ना? हालाँकि पहले पूछे जाते थे, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। वनस्पति घी। तो वनस्पति घी का अगर फॉर्मेशन करना है, तो कौन-सी रिएक्शन हम करते हैं? सेंडर-साबाटियर रिएक्शन करते हैं, जिसमें हम एल्केन एल्कीन का सैचुरेशन करते हैं। क्लियर है? ये एल्केन बनाते हैं या हाइड्रोजनेशन करते हैं, सब कुछ आपको बता चुका हूँ। और एडिशन रिएक्शन वो होती है, जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल ऐड होगा, है ना? हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा है, कुछ भी लीव आउट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोजन यहाँ भी ऐड हुआ है, यहाँ भी ऐड हुआ है, प्रॉपर यहाँ पे कुछ भी लीव आउट नहीं हुआ है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम एडिशन कहते हैं, और याद है, इसके प्रोडक्ट को जो उत्पाद है उसको हम एडक्ट भी कहते हैं। जो उसका उत्पाद है उसको हम एडक्ट भी कहते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हैलोजन। तो देखते हैं कैसे एल्कीन पे डबल बॉन्ड पे हैलोजन जुड़ते हैं। पहली बात मुझे बताइए कौन-कौन से हैलोजन जो हैं वो रिएक्टिव होते हैं। तो अगर मैं देखूँ मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, चलो ये मैंने एल्कीन ले ली। अब मुझे पता है जनरली हम हैलोजन जो ले सकते हैं वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही लेते हैं। बेसिकली फ्लोरीन नहीं लेते, क्योंकि जनरली फ्लोरीन ऐसा मान के चलते हैं कम रिएक्टिव है, ठीक है? तो यहाँ पे जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे हम सॉल्वेंट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? सॉल्वेंट, जिसमें हम घोल रहे हैं, ठीक है? विलायक भी कहते हैं इसे। तो डबल बॉन्ड पे जब हम हैलोजन को जोड़ रहे हैं तो एडिशन ऑफ हैलोजन। फिर से वही कहानी, सर ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है ना, तो बस यही चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ऐड कैसे करना है? जैसे हाइड्रोजन ऐड हो रहा था ना, सर वैसे ही करना है। कैसे करना है? कि भाई एक Br यहाँ जुड़ जाएगा इस कार्बन पे, एक Br यहाँ जुड़ जाएगा। देखना, ये हो जाएगा Br और Br। क्लियर? अच्छा, इसका नाम क्या है सर? 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, इथ हो गया, डबल बॉन्ड के लिए ईन हो गया। अब इसका नाम बताइए। सर ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथ आता है, सिंगल बॉन्ड्स जोड़े हैं, एन आ जाएगा, बट इसके 1-2 पोज़ीशन पे अच्छा इसका नाम ये नहीं बनेगा, है ना? क्यों? क्योंकि हमें ब्रोमीन की नेमिंग जो ब्रोमीन है, वो हमें प्रीफिक्स में यूज़ करना होता है, तो नेम क्या बनेगा? 1,2 डाइब्रोमो, है ना? ये सही नाम बनेगा। कि पहले और दूसरे कार्बन पे 2 ब्रोमीन है, और फिर 2 ही कार्बन है तो इथ, और भाई इसका जो सफिक्स आएगा वो एन आएगा। नेमिंग में आपको ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। क्लियर? और आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था
कि अगल बगल वाली पोजीशन पे यदि हैलोजन होते हैं या कोई ग्रुप होते हैं, उसको हम विसिनल पोजीशन बोलते हैं। क्लियर? तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें मिल गया विसिनल डाइहैलाइड। क्या मिल गया? विसिनल डाइहैलाइड। क्लियर? और ये रिएक्शन हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी कि कैसे हमने विसिनल डाइहैलाइड में, देखो रिवर्स करते हैं, चलो इस रिएक्शन को। अगर रिवर्स करना है तो मैं इसमें जिंक डाल दूंगा। याद है लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर मैं इसे रिवर्स करना चाहता हूं तो इसमें विसिनल डाइहैलाइड में जिंक डाल दूंगा, तो यहाँ से ZnBr2 निकल जाएगा। देखो क्या निकलेगा? ZnBr2 सर यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे आपको फिर से एल्कीन मिल जाएगा। याद है हमने ये एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था। और एल्केन्स नहीं कहूंगा, हेलो एल्केन्स कहूंगा। जनरली वो मैंने अभी नहीं पढ़ा है, पर मैं बेसिकली उसे कई बार पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैंने जस्ट ये बात बोली है। बट जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, याद कीजिए, वो हमने जो एल्कीन्स है ना, उसकी प्रिपरेशन में पढ़ा था कि एल्कीन कैसे बनाई जाती है। तो याद कीजिए हमने पढ़ा था विसिनल डाइहैलाइड लेते हैं, उसमें जिंक डालते हैं, जिंक ब्रोमीन से रिएक्शन करता है, 2 ब्रोमीन को अपने साथ ले जाएगा, तो दैट मीन्स यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। याद है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ रहे हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में मतलब हम, याद है इस रिएक्शन का एक और नाम था, क्या नाम था? डीहैलोजिनेशन। हैलोजन हटा रहे हैं, डीहैलोजिनेशन। क्लियर? अब यहाँ पे डीहैलोजिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पे तो मैं हैलोजन जोड़ रहा हूँ ना भाई, इस वाली रिएक्शन में मैं हैलोजन जोड़ रहा हूँ, तो इस रिएक्शन को मैं हैलोजिनेशन भी कह सकता हूँ। ठीक है, विसिनल हैलोजिनेशन कह सकता हूँ। विसिनल क्यों? क्योंकि सर अगल बगल वाले कार्बन पे, अगल और बगल, अगल बगल वाले कार्बन पे यदि हैलोजन्स होते हैं तो उसको हम विसिनल पोजीशन कहते हैं, तो मैं इसको विसिनल हैलोजिनेशन भी कह सकता हूँ। क्लियर है? हैलोजिनेशन का मतलब हैलोजन को जोड़ना। बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। अब तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है? क्या करना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लेना। ठीक है? और इस पे क्या जोड़ेंगे सर? इस पे हम क्लोरीन को जोड़ देंगे। चलिए जोड़िए। सेम आप यहाँ पे CCl4 एज अ सॉल्वेंट ले लेंगे और आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड जहाँ पे मौजूद है उसके अगल और बगल वाली पोजीशन पे आप देखेंगे कि हैलोजन ग्रुप जुड़ गया है। क्लियर? अब नेम आप इसका बता सकते हैं कि सर इसको कार्बन नंबर 1 मानूंगा, 2 मानूंगा, 3 मानूंगा। क्यों? क्योंकि रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, बट उस साइड से चलना है जहां से ग्रुप पास पड़ेगा। तो इधर से थर्ड पोजीशन पर अगर देखूंगा तो इधर से ये क्लोज नहीं पड़ेगा, बट इधर से फर्स्ट पोजीशन पे पड़ जाएगा। नेम क्या बनेगा सर? 1,2 डाइक्लोरो। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ विसिनल डाइक्लोरो, और 3 कार्बन है सर ड्रॉप हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, एन हो जाएगा। नेमिंग आई थिंक सभी को प्रैक्टिस हो गई होगी। IUPAC नेमिंग पे पूरा एक डिटेल वीडियो पढ़ाया था। देखो 2.5 घंटे का IUPAC मैंने आपको वहां पढ़ाया है, एक एक रूल जो है अच्छे से पढ़ाया है आपको। मैंने कहा था जितने क्वेश्चंस वहां पे आप प्रैक्टिस करेंगे, हालांकि IUPAC के अलावा मैंने ऑर्गेनिक का इंट्रोडक्शन दिया था, इसलिए थोड़ा सा वो लेंदी वीडियो हो गया था। बट आप सोचिए अगर उन वीडियो को अच्छे से देखते हुए आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बनिक रसायन शास्त्र में आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो। ठीक है? चलिए, ठीक। अब चलो चलो एक और मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आप इसको जो है ट्राई कीजिएगा। आंसर इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। चलो हाइड्रोजन के हैलाइड को ऐड करते हैं। देखो हाइड्रोजन का हैलाइड मतलब ये है आपके पास एल्कीन, किसकी रिएक्शन बढ़ रहे हैं सर? एल्कीन की बढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन लगा दिया, इस पे हैलाइड लगा दिया, एक्स कोई भी हैलोजन है। कौन कौन सा ग्रुप हो सकता है सर? जनरली यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है ना? एक्स कोई भी एक ग्रुप आप लगा सकते हो। फ्लोरीन नहीं लगाते क्योंकि फ्लोरीन कम रिएक्टिव होता है। अब यहाँ पे जुड़ने पे दो कहानी आती है, हालांकि यहाँ तो दोनों ही कार्बन पे बराबर हाइड्रोजन है ना? जब बराबर हाइड्रोजन होता है तो आपकी मर्जी है, एक पे हाइड्रोजन जोड़ दो और दूसरे वाले पे ये एक्स जोड़ दो। एक्स का मतलब फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी आपको गिवन होगा वो जोड़ दो। बट क्या हो कि अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम ज्यादा हो तब क्या होगा? तो याद है इसके लिए हमने रूल्स पढ़े थे और मैं आपको अब इसको थोड़ा स्पीड में लेके चलूंगा, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। याद कीजिए, एक पढ़ा था मार्को विनिकॉव रूल, है ना? मार्को विनिकॉव रूल। और एक पढ़ा था एंटी मार्कोविनिकोव। एंटी का मतलब जस्ट उसका उल्टा, एंटी मार्कोविनिकोव रूल, है ना? इसको हम याद कीजिए एक और नाम से जानते हैं, खारास इफेक्ट। खारास इफेक्ट एक और नाम से जानते हैं, पर ऑक्साइड इफेक्ट। याद है ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है? अब मार्कोविनिकोव रूल क्या होता है? अगर मान लो मैं यहाँ हेलोजन जो हैलाइड ले रहा हूँ, अच्छा इसको हेलो एसिड भी कह देते हैं, ये ध्यान रखना। एग्जाम में अगर हेलो एसिड लिखा आ गया ना तो कंफ्यूज मत होना। हेलो एसिड मतलब हेलोजन पे लगा हुआ एच, और ऑब्वियस बात है यहाँ पे हेलोजन इन तीनों ही केस में, मतलब क्लोरीन लगा हो, ब्रोमीन लगा हो या आयोडीन लगा हो, तीनों ही केस में एच प्लस देने की क्षमता रखता है। और मैंने आपको बताया था आर्हीनियस के अकॉर्डिंग
जो H प्लस देता है वो एसिड या अम्ल होता है, और जो OH माइनस देता है वो बेस या फिर हाइड्रोक्साइड आयन जो देता है वो बेस या फिर क्षार होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो इनको हम हेलो एसिड भी कह सकते हैं कि एल्कीन पे हेलो एसिड जोड़ रहे हैं, तो बताओ क्या प्रोडक्ट होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए ना, कंफ्यूज नहीं होना है। हेलो मतलब हेलोजन लगा है और एसिड मतलब उस पे H ग्रुप लगा है, और ऐसा हेलो एसिड होगा जो H दे सके, तो वो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ही होते हैं। तो मार्कोवेनिकॉफ रूल में मैं यहाँ पे HBr जोड़ता हूँ और यहाँ पे हीट का साइन बनाता हूँ। अगर हीट का साइन दिया है तो समझ जाना मार्कोवेनिकॉफ रूल है। बट अगर HBr लिखा है और उसकी जगह बस यहाँ लिख दिया पर ऑक्साइड, क्या लिख दिया, पर ऑक्साइड, इसलिए तो उसको हम पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियस बात है, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन देखने को मिलती है। क्लियर? अब मार्कोवेनिकॉफ रूल क्या कहता है कि भाई हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा डबल बॉन्ड पे। देखो हम एडिशन कहाँ कर रहे हैं, एडिशन हमेशा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे ही देखने को मिलता है। क्लियर? तो डबल बॉन्ड पे हम ऐड कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, HBr को। तो मार्कोवेनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। तो डबल बॉन्ड वाले इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, इस पे सर एक ही हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे सर दो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन ये वाला HBr का ये हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ज्यादा है। तो यहाँ एक यहाँ दो, कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे। तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, दो और एक कितने हो जाएंगे सर, ये तीन हो जाएंगे। क्या बन जाएगा, CH3 CH, और ये था CH2, एक और हाइड्रोजन जुड़ गया, ये बन गया सर CH3। अब आपको पता है जो बचा हुआ प्रोडक्ट जो पार्ट है Br, वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, और इस बचे हुए पार्ट को हम एडेंडम भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में ये वर्ड मिलेगा ना, एडेंडम। अगर एनसीईआरटी पढ़ने का मन करेगा तो ध्यान में रखना, एडेंडम का मतलब जो हाइड्रोजन के अलावा बचा हुआ पार्ट है, ब्रोमीन वाला पार्ट है, ये कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे ऑब्वियस बात है हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। ये है मार्कोवेनिकॉफ रूल। क्लियर? अच्छा, मार्कोवेनिकॉफ रूल ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसके पीछे का रीजन समझ। एक छोटी सी मैकेनिज्म पढ़ाता हूँ, हालांकि हमारे एग्जाम में मैकेनिज्म नहीं आएगा, बट मे बी कुछ ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ ले जिसमें मैकेनिज्म का कहीं ना कहीं रोल हो रहा हो। ठीक है, कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको रिएक्टेंट देता है, प्रोडक्ट बना के दे देगा, अब बोलेगा बताओ उसमें कौन सा रीएजेंट यूज हुआ है ना। HBr देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको बनाता हूँ CH3, अब इसका रीजन बाद में दूंगा, बट समझना। ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा, यहाँ बना देगा CH2 और यहाँ बना देगा CH2 और ये बना देगा Br। क्लियर है? तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। आपको पता है भाई जो रिएक्ट कर रहा है वो रिएक्टेंट, उसका जो फाइनल आउटकम मिल रहा है वो उसका प्रोडक्ट है, उत्पाद है। ठीक है? तो आपको यहाँ अभिक्रमक और उत्पाद दोनों ही दिए हैं। अब आपसे बोल देगा बताओ इस अभिक्रमक से, इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट, ये उत्पाद आपको मिल रहा है, तो बताओ कौन सा रिएजेंट यहाँ पे लेंगे। तो भाई कंसेप्ट लगाना, दिमाग लगाना है कि डबल बॉन्ड है, इस पे कुछ Br जुड़ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं देखो एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। ठीक है? तो आपको पता है यहाँ पे कौन सा जो रूल लगा होगा, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगा होगा। क्या है, मैं रिकैप दोबारा से करा दूंगा, अदरवाइज मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक, बट उससे पहले मैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू बताता हूँ। आप सभी को पता होना चाहिए ब्रोमीन नॉन मेटल है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन पर आएगा प्लस चार्ज। क्यों आएगा ये मैं रीजन सारे सारे दे चुका हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बता चुका हूँ। आपको ये भी बता चुका हूँ कि एक सिंगल बॉन्ड या बॉन्ड है, लोन पेयर है, माइनस चार्ज सभी का मतलब दो इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये पाई बॉन्ड वीक होता है, आपको बता चुका हूँ, वीक है तो टूट जाएगा। हम हीट भी तो कर रहे हैं हल्की सी, हाँ जी कर रहे हैं, तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और अपने दो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा। और हाइड्रोजन बहुत ही चंट मान के चलिए कि जैसे इसको दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं ना, तो जिससे जुड़ा होगा उससे कहेगा ले भाई अपने दो इलेक्ट्रॉन अपने पास रख। बड़ा एहसान दिखा रहा था, दो इलेक्ट्रॉन देकर मुझसे बॉन्ड बना रहा था, अब देख मुझे दो इलेक्ट्रॉन और बढ़िया वाले मिल गए, तो मैं तेरे दो इलेक्ट्रॉन यही दे जाऊंगा। और आपको पता है बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है, तो डबल हेड वाला एरो हम चलाएंगे, पढ़ा चुका हूँ सारा कंसेप्ट। ठीक, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आया। अब ये CH3 है, ये CH है, और ये CH3 है। अब ये सर ये क्यों, देखो ये दो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ हाइड्रोजन को दे रहा है, तो पहली बात ये दो इलेक्ट्रॉन ना, मतलब एक बॉन्ड इस दोनों कार्बन के बीच में है। अब ये दोनों कार्बन आपस में लड़ेंगे, चलो लड़वाते हैं। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये इसलिए लड़ेंगे, ये कहेंगे भाई अब बात ऐसी है कि आप हाइड्रोजन कौन रखेगा, इस पे सारी बात आएगी। मतलब ये हाइड्रोजन आके जुड़ेगा, पर किस पे आके जुड़ेगा, सारी बात यही आएगी। तो दोनों ही कहते हैं चल ठीक है, दोनों एक एक बार हाइड्रोजन को अपने पास रखते हैं। तो फिर कार्बन नंबर 1 ने कहा ना, कार्बन नंबर 1 ने कहा ये हाइड्रोजन मैं लूंगा। तो देखो कार्बन नंबर 1 ने दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन ले लिया, तो कितने हाइड्रोजन बन गए, तीन हाइड्रोजन बन गए। अब बेचारा ये वाला कार्बन, इसने इसको हाइड्रोजन दिया, बॉन्ड की कमी हो गई, तो देखो इस पे एक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड, एक बॉन्ड, तीन ही बॉन्ड है। ऑब्वियस बात है इसने इलेक्ट्रॉन दिया भी है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कैसा चार्ज आया सर, प्लस चार्ज आया। कैसा आया, प्लस चार्ज आया। अब ये ऐसा कार्बन है, कार्बन पे प्लस चार्ज को हम कार्बोकटायन या कार्बोनियम आयन कहते हैं, पढ़ा चुका हूँ। ये सब रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं, है ना, अभिक्रमक या अभिक्रिया मध्य स्तर होते हैं, आपको सब ये कहानी पढ़ा चुका हूँ। कार्बोकटायन ऐसा जिसपे कार्बन पे प्लस चार्ज होगा, जिसे हम कार्बन पे प्लस चार्ज, है ना, कहते हैं।
इसके बाद इसके इधर भी CH3 ग्रुप, इधर भी CH3 ग्रुप, 2 ग्रुप है, तो उसको हम सेकेंडरी कार्बोकैटायन कहते हैं। सेकेंडरी को SEC भी लिख सकता हूँ या 2 डिग्री भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। सब ये कंसेप्ट पढ़ा चुका हूँ। फिर उसके बाद आपके पास सर यहाँ ये जो Br 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकला, 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकला, इस पे आया माइनस चार्ज और ये Br ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए। फाइनल आउटकम ये रहा कि सर Br यहाँ पे जुड़ गया, Br यहाँ पे जुड़ गया। जल्दी से इस कंसेप्ट को देखते हैं। ये सर Br जुड़ गया, बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। अब सेकंड कंडीशन है कि ये वाला CH कहता है अब कि चल एक बार हाइड्रोजन मैं भी लेके देखता हूँ, कौन कौन ज्यादा स्टेबल बनेगा, इससे हमें पता चल जाएगा। चलिए, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ा, ठीक है, और ये हुआ CH2। क्या करा, ये वाले CH पे अब इसने कहा चल एक बार हाइड्रोजन मुझे देके देख। इसने कहा ठीक है, अब की मेरी बारी। हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ा, 2 हाइड्रोजन हो गए। अब आपको पता है ये वाला CH2, इस पे एक बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड, 3 ही बॉन्ड है। ऊपर से इसने पाई का इलेक्ट्रॉन दिया है, तो आपको साफ-साफ दिख रहा है सर इस पे प्लस चार्ज आएगा। अब ये कार्बन प्लस चार्ज है, तो सर ये भी कार्बोकैटायन है। अब ये ऐसा कार्बोकैटायन है जिसपे इस साइड में केवल एक ही ग्रुप है। भाई हाइड्रोजन एज़ अ ग्रुप नहीं होते, ये एक ही ग्रुप मौजूद है, तो उसको मैं प्राइमरी कार्बोकैटायन कहूँगा। और याद कीजिए कार्बोकैटायन की हमने ऑलरेडी स्टेबिलिटी पढ़ी थी, याद है? सारा कार्बोकैटायन कांसेप्ट अच्छे से बताया था, जिसमें हमने पढ़ा है टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी होता है, देन प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है ना? तो ऑब्वियस है फर्स्ट और सेकंड वाले में कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो आप कहोगे सर ऊपर वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। बस यही चेक करना होता है कि किसका रिएक्टिव इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा। जिसका रिएक्टिव इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है, उसका प्रोडक्ट उत्पाद भी ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए हमने क्या करा, भई यहाँ कार्बोकैटायन बनाया, Br ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ पे जुड़ गया। अब क्वेश्चन ये राइज़ होता है, क्या सर सेकंड वाला कंडीशन कभी बनेगा ही नहीं? ऐसा नहीं है कि सेकंड प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। देखो संभावना है, तो ये बनता भी है, बिल्कुल बनने की संभावना है। बट अगर कहा जाए कि ये मुख्य अमाउंट में बनता है, इसलिए हम उसको मेजर उत्पाद कहते हैं, मुख्य उत्पाद या मेजर प्रोडक्ट कहते हैं। ये कम अमाउंट में मिलता है, तो सर इसको माइनर प्रोडक्ट कहते हैं। माइनर मतलब कम वाला, है ना? प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, ठीक है? कम क्यों मिल रहा है? क्योंकि सर इसका कार्बोकैटायन कम स्टेबल है, इसलिए इसका अमाउंट भी कम मिलेगा। इसलिए कहा जाता है ये लगभग 80% आपको मिलता है और ये लगभग आपको 20% मिलता है, ठीक है? ऑप्शन में दोनों हैं, तो भई दोनों में से आपको ऑब्वियस बात है आपका MSQ एग्जाम नहीं है, मल्टीपल सिलेक्टिव नहीं है कि एक से अधिक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो आपको मोर स्टेबल प्रोडक्ट लगाना है। बट चेक करना है कि साइन हीट का है, डेल्टा वाला साइन है, या ऊष्मा का साइन दिया है, या फिर एंटी पेरोक्साइड लिखा है ना? अगर हीट का साइन है तो सर यहाँ पे आपने हमें ये मार्कोव-विनिकोव रूल बता दिया, ठीक है? विनिकोव रूल बता दिया। अब एंटी मार्कोव-विनिकोव की मैं मैकेनिज्म अभी तो नहीं करा रहा, बट जिनको पढ़नी है, सीखने की इच्छा करती है, मैं किसी ना किसी क्लास में उसे पढ़ाऊँगा, चाहे ग्रेजुएशन वाली कोई क्लास हो गई, ठीक है? जिसको पढ़ने का मन है, वहाँ से वो देख लीजिएगा, ठीक है? यूट्यूब पे उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा, ठीक है? मार्कोव-विनिकोव इसलिए समझाया क्योंकि इस पे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। कार्बोकैटायन बेस कई बार प्रोडक्ट बन रहा होता है और हम उसको अपनी आँखों से देख नहीं पाते हैं और हम आंसर जो है गलत कर जाते हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करना है एग्ज़ाम में, ये ध्यान रखना, ठीक? चलिए। तो अच्छा, एक चीज़ और, जो हमने सर सेकेंडरी कार्बोकैटायन वाला प्रोडक्ट बना, तो देखो उसके अकॉर्डिंग वो बात बिल्कुल सही बैठ रही है जो आप बोल रहे हैं क्या, कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। डबल बॉन्ड पे इस कार्बन पे 1 ही हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन देखो यहाँ जुड़ा, 3 2 की जगह 3 हो गए, देखो 3 वाला और 3 वाला मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे जुड़ा है हाइड्रोजन, तो इसलिए प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि उसके जब हमने मैकेनिज़्म करा, क्रियाविधि करी, तो हमें पता चला सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए हमने ये रूल बना दिया सिंपल सा कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है और जो उसका बचा हुआ पार्ट है जिसे हम एडेंडम कह रहे हैं, वो वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। किसमें? सर मार्कोव-विनिकोव रूल में। क्लियर? आगे पढ़ते हैं एंटी मार्कोव-विनिकोव रूल। ठीक है? एंटी मार्कोव-विनिकोव रूल जिसे हम खारास इफेक्ट भी कह रहे हैं। ये जस्ट उल्टा है, एंटी मतलब उल्टा, एंटी मतलब उल्टा। मार्कोव-विनिकोव में हाइड्रोजन वहाँ जोड़ रहे थे जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, एंटी में उल्टा कर देंगे। हाइड्रोजन वहाँ जोड़ेंगे डबल बॉन्ड पे, हाइड्रोजन उस कार्बन पे जोड़ेंगे जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। क्लियर? तो देखो इस वाले पे 1 है, इस वाले पे 2 है, तो कहाँ जोड़ रहा हूँ? कम वाले पे, है ना? एंटी पढ़ रहा हूँ, उल्टा पढ़ रहा हूँ। कम वाले पे मैं हाइड्रोजन जोड़ूँगा। तो बेटा HBr है, ये H कहाँ पे जुड़ जाएगा? CH पे आके जुड़ेगा, तो CH था, एक H और आके जुड़ गया, तो CH क्या बन जाएगा? CH2 बन जाएगा। भाई CH और एक H CH2 और आगे देखो फिर क्या है? CH2, है ना? फिर ऑब्वियस बात है जो बचा हुआ पार्ट है कहाँ जुड़ता है? दूसरे वाले पे, तो Br यहाँ पे जुड़ता है। क्लियर है? तो ये है एंटी मार्कोव खारास या पेरोक्साइड इफेक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है? बाकी अब जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही कांसेप्ट आपके बिल्ड होते चले जाएँगे। ठीक है? 1 मिनट दीजिएगा। उतने जो है कांसेप्ट आपके बिल्ड होते चले जाएँगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ क्वेश्चंस बार-बार ध्यान से लगाएँ। ठीक है? तो यहाँ पे पेरोक्साइड लिख देता हूँ।
कई बार पेरोक्साइड की जगह देखो ऐसे H2O2 लिखा आएगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कई बार हो सकता है C6H5 C डबल बॉन्ड O, है ना, और उसका ट्वाइस और बाहर O लिखा आ जाए, तो ये पेरोक्साइड ही है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। H2O2 आ गया या फिर C6H5 C डबल O आ गया, तो ये सब पेरोक्साइड है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, है ना, ये बेंजोइक पेरोक्साइड हो गया, आपका कह सकते हो उसे, हाँ, बेंजोइक पेरोक्साइड को कह सकते हैं। क्लियर है? तो इनके दोनों के ही प्रोडक्ट आप बनाएंगे खुद से सेल्फ प्रैक्टिस। ठीक, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए सल्फ्यूरिक अम्ल को जोड़ते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक, तो उसके साथ हम रिएक्शन करते हैं। सबसे पहली बात क्या होता है सर, ये H2SO4 होता है। अच्छा, कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है, कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट? तो देखो डाइल्यूट तो रिएक्ट नहीं करता है ना, तनु जो है वो रिएक्ट नहीं करता। कौन करता है? कंसंट्रेटेड, जो सांद्र होता है। सांद्र हम H2SO4 लेते हैं, सांद्र हम सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। वैसे रिएक्शन की ऑलरेडी हीट होती है, बट अगर नॉर्मली रिएक्शन नहीं होती है तो जेंटल हीट हम इसको कर देते हैं, और जेंटल हीट करते हैं तो बहुत सरल सी बात समझनी है, यहाँ भी प्रोडक्ट मार्कोवनिकोव वाला ही बनाना है, सेम मार्कोवनिकोव की तरह प्रोडक्ट बनाना है। पर ये कैसे बनाया सर, तो समझो। H2SO4 सर एक एसिड है। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, आर्हेनियस एक साइंटिस्ट है जिसने एसिड बेस कंसेप्ट दिया है, अम्ल और क्षार का कंसेप्ट दिया है। उसके अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं जो सॉल्यूशन में H प्लस देते हैं। जब ये H प्लस दे देगा तो बचेगा क्या सर, ये बचेगा HSO4, और इस पर आ जाएगा सर माइनस। ठीक है, इस पर आ जाएगा सर माइनस। बहुत सरल सी बात है। क्लियर है? बहुत सरल सा, बहुत सिंपल सा यहाँ पे कंसेप्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना SO4H लिखना। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, SO4H लिखना। अरे भाई कहाँ भाग रहा है, एक मिनट देना भाई ये। हाँ, ठीक है, काम कर रहा है। ठीक है, तो कैसे बना, फिर वही कहानी सर, हाइड्रोजन दे रहे हो, फिर वही H प्लस ले लेगा, प्लस चार्ज जाएगा, बचे हुए पे HSO4 को जोड़ना है। क्लियर? बट रूल क्या है जोड़ने का? रूल सर मार्कोवनिकोव ही लगाना है। क्या लगाना है? मार्कोवनिकोव रूल ही आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है कि अगर हाइड्रोजन वहां जोड़ना है डबल बॉन्ड पे, या हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं सर, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं सर, हीट कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपको पता है H कहाँ जोड़ूंगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा CH, और ये बन जाएगा CH3। अब बचे हुए कार्बन पे क्या जोड़ूंगा सर, जो बच गया HSO4, ये मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा। क्लियर है? इसको और अच्छे से लिखने के लिए सल्फर से जोड़ना, क्योंकि सल्फर से ये जुड़ेगा। ठीक है, तो HSO4 ऐसे करके इसको लिख दीजिएगा। सरल है ना? बहुत बहुत सरल सी बात। ठीक है, अब इसका नेम क्या बनेगा? अच्छा, तो सर ये सेकंड कार्बन पे जुड़ा है, ठीक है, अच्छे सल्फेट वाला ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा प्रोपेन। सेकंड पोजीशन पे जुड़ा है तो 2 हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन और SO4 को हम सल्फेट कहते हैं, तो प्रोपेन 2 हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम भी लिख देंगे, यस सर, ये हो जाएगा इथेन 1 हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर? बहुत सरल है। आगे बढ़ते हैं। फिर से वही कह रहा हूँ, मार्कोनिकॉफ रूल लगाना मत भूलना। ये H देगा तो H वहां जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो इस वाले पे 2 था, H इस पे जुड़ गया, 3 हो गया, और बचे पे क्या जुड़ जाएगा? एडेंडम, और एडेंडम में यहाँ पे क्या है सर? SO4। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर। क्या जल एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा? जनरली जल एल्कीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बट थोड़ा सा हम एसिडिक अगर इसको बनाएं, है ना, डाइल्यूट नहीं बनाना है, एसिडिक बनाना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जल जोड़ूंगा तो जल जोड़ने के लिए ना मुझे यहाँ पे H प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है, और जब मैं H प्लस लूंगा तो फिर वही कहानी, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। ठीक है, वही मार्कोवनिकोव रूल लगाना है, सेम कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, मार्कोवनिकोव रूल लगाना है। तो एग्जाम में ये चीज देखना, अगर डबल बॉन्ड पे इस तरीके से कुछ हो रहा होगा ना, तो कोशिश पहले मार्कोवनिकोव रूल लगाने की ही करना। ठीक है, मार्कोवनिकोव रूल लगाओगे तो हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो डबल बॉन्ड पे इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पे तो कार्बन लगा है, हाइड्रोजन नहीं है ना, तो हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़िएगा। देखो क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, CH3, ये मिल जाएगा CH3। ठीक है, और ये एक और CH3 बन जाएगा, क्यों बन जाएगा? CH2 है, एक H और मिल गया, CH3 हो गया। और अब क्या बचा सर? H2O होता क्या है? H और OH होता है। H तो यहाँ जाके CH2 पे जुड़ गया। देखो मैकेनिज्म नहीं पढ़ा रहा एग्जाम के लिए, मैकेनिज्म एग्जाम में नहीं पूछेगा, कंसेप्ट पूछेगा। तो कंसेप्ट क्या है? 2 H है, एक H और जुड़ गया, CH3 बन गया, और ये OH इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा, तो जोड़ दो। क्लियर है? अब नेम बहुत सिंपल है सर, 2 मिथाइल, 3 कार्बन है, प्रॉप हो गया, सिंगल बॉन्ड जोड़ा एन हो गया, और उसकी सेकंड पोजीशन पे ऑल, अल्कोहल लगाना तो ऑल। नेमिंग वगैरह देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही कंसेप्ट क्लियर होते हुए रहेंगे। ठीक है, चलो और क्वेश्चंस दो, चलो फिर इसको ट्राई करो।
ठीक है, इसका प्रोडक्ट बनाना अब तो खुद भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ मैं एच लिख देता हूँ। अब तो मैंने क्लियर बता ही दिया एच कहाँ दिख रहा है ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा H2O और H प्लस। इसका मतलब क्या है, वाटर डाल के, मतलब वाटर एसिड का मिक्सचर डाल रहा है, मैं कह सकता हूँ कुछ कम कंसनट्रेटेड जो है यहाँ पे पानी मिला रहा हूँ एसिड के साथ। ठीक है, चलिए, तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन। देखो, मार्कोवनिकोव रूल पे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो ऑक्सीडेशन है ना, अभी आगे हम देखेंगे ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस या ऑक्सीडेशन पे क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रिएजेंट का कंसेप्ट भी लगता है ना। हम पढ़ेंगे कि रिएजेंट को, जिसका नाम है बेयर्स रिएजेंट, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, तो चलिए ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले चलो, मैं यहाँ बेयर रिएजेंट बोला है तो बेयर रिएजेंट ही पढ़ाता हूँ। क्या है ये बेयर्स रिएजेंट? ठीक है, बेयर एजेंट क्या होता है, ये जनरली 1% सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन होता है ऑफ के एमएनओ4, ये एसिडिक के एमएनओ4 भी कह सकता हूँ। ठीक है, के एमएनओ4 इन H प्लस, और काफी बार ये बेस में भी ले सकते हैं, है ना, पर इन जनरल H प्लस ही लेते हैं। तो 1% सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक के एमएनओ4 कह सकता हूँ, या फिर एल्कलाइन के एमएनओ4 भी इसे कहा जा सकता है। इसका क्या यूज है, तो इसका यूज है, एक तो आपका जो डबल बॉन्ड है ना, ध्यान रखना, जहाँ पे एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, एल्कीन पे क्या करता है, ये डायोल देता है, एल्कीन को क्या बनाता है, डायोल बनाता है। अच्छा, किस तरह का डायोल बनाता है, ये सिस डायोल, या मैं सिन डायोल भी कह सकता हूँ। सिन जोड़ता है, सिस क्यों नहीं कह रहा, देखो काफी जगह सिस भी लिखा हुआ मिलता है, हालांकि सिस ट्रांस डबल बॉन्ड में देखा जाता है। सिन, सिन का मतलब सेम है सिस, जैसे सिन, सिस का मतलब है ना सेम साइड, ऐसे ही सिन का मतलब भी सेम साइड है। पर सिन देखा जाता है जनरली सिंगल बॉन्ड पे, और सिस ट्रांस देखा जाता है डबल बॉन्ड पे, जो कि हमने क्लास के शुरू में पढ़ा। क्लियर है, तो सिन, सिन मतलब सेम ही तरफ में आपको OH ग्रुप देखने को मिलेगा। क्या कह रहा हूँ जरा समझ, मैं ऐसे लिखूंगा CH2 डबल बॉन्ड CH। क्लियर है, इसमें लिख दूंगा ऐसे H2, ऐसे करके, ये एनसीईआरटी वाला मेथड है। फिर लिखूंगा ऑक्सीजन। क्लियर, और इसके ऊपर लिख दूंगा डाइल्यूट के MnO4। डाइल्यूट क्यों, क्योंकि 1% सॉल्यूशन है ना, बाकी 99% वाटर है, ऐसा कह सकता हूँ। 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री पे ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर, इस पे मिलेगा OH ग्रुप, मैंने क्या बताया, डाइऑल, डाइऑल का मतलब 2 OH मिलेंगे। ठीक है, अगल बगल पे मिल रहे हैं तो उसे मैं विसिनल पोजीशन भी कह सकता हूँ। कहाँ मिल रहे हैं, विसिनल पोजीशन पे मिल रहे हैं। क्लियर, अगल बगल वाले पे OH मिल रहे हैं। ठीक, और दोनों OH देखो सेम साइड है, सेम का मतलब अगर इसको मैं ऊपर नीचे, हालांकि ये 3D मॉलिक्यूल है, बट इसको अभी मैं 2D प्लेन के कंसेप्ट पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कि अगर दोनों OH सेम साइड दिखाई दे रहे हैं ना, और अगर ये डबल बॉन्ड पे होता तो मैं कहता भाई ये जनरली आपको सिस दिख रहा है, बट ये सभी सिंगल, देखो सिंगल बॉन्ड कार्बन पे है, तो जब सिंगल बॉन्ड आता है ना उसके लिए हम सिन यूज करते हैं। क्लियर, तो ये बन गया सिन डायोल। क्या प्रोडक्ट मिला, सिन डायोल। डाई क्यों, क्योंकि दो है, ऑल मतलब एल्कोहल, दो OH ग्रुप। क्लियर, अब इसका नाम क्या बनेगा सर, अगर IUPAC लिखना चाहते हो तो बनेगा इथेन 1,2 डायोल। कैसे बना, सॉरी कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, तो दो कार्बन के लिए इथ लगा दिया, सिंगल बॉन्ड है इन लगाया, 1 और 2 बगल बगल पे, दो ऑल है डायोल। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल सा नाम है इसका। ठीक है, अच्छा इसके आगे सिन लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिन क्योंकि दोनों OH सेम साइड है, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ दोनों OH सेम ही साइड में है। ठीक है, सिन पोजीशन पे अवेलेबल है। क्लियर है, बहुत सिंपल सा फंडा। ठीक, चलिए एक और, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ CH2, चलो इसको करो। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, चलो ये भी, ऐसा कार्बन जिसके अगल बगल पे OH ग्रुप होते हैं, ठीक है, मतलब कार्बन अगल बगल पे दो ही OH होने चाहिए, मतलब डायोल होना चाहिए, अगल बगल पे होना चाहिए, इसका कॉमन नेम ग्लाइकॉल भी होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, क्या कॉमन नेम होता है, ग्लाइकॉल। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा, जो BSc वाले बच्चे उन्होंने तो पढ़ा होगा, बाकी जो 12th वाले बच्चे पास आउट होकर देख रहे हैं वो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो इसका प्रोडक्ट अब बना के देखना, बना लेंगे। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ उसके ऊपर बेयर रिएजेंट, एग्जाम में ऐसा लिखा आ गया तो इसीलिए कह रहा हूँ आपको हर तरीके से कंसेप्ट को पढ़ना है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने। ठीक है, बेयर एजेंट क्या होता है, पर साफ साफ मैंने सब कुछ लिख दिया है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, तुरंत बना लेंगे, CH3 CH CH, अगल बगल में OH लगाना है, 2 मेरे अगल बगल है तो अगल बगल में OH लगाना है। क्लियर, और जो OH है वो सिन साइड लगेंगे, सेम साइड ही लगेंगे, तो सिन, दो कार्बन है प्रॉप, सिंगल बॉन्ड जुड़े एन, बट इसके अगल बगल मतलब 1 और 2 पोजिशन पे दो और लगे हैं डायोल, है ना, नेमिंग सिंपल, कर लेंगे आसानी से। मैं कुछ और ऑक्सीडेशन भी आपको बताना चाह रहा था, बट यहाँ पे जगह नहीं, चलो यहीं छोटा-छोटा करके मैं आपको बता देता हूँ। ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है? तो मैं इसको भी बताता हुआ चलता हूँ। ये है, ठीक है? इसका नेम क्या बनेगा? सर इसका बनेगा 2 मिथाइल प्रोपवनीन, ठीक? तो इसकी अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ सेम KMnO4,
और इसमें डाल देता हूँ एसिड, H प्लस डाल देता हूँ, ठीक है, H प्लस डालता हूँ तो सर क्या प्रोडक्ट होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करोगे, ठीक है, तो आपको मिलता है कीटोन ग्रुप। देखो COO और दोनों साइड ग्रुप तो कीटोन होता है, नेमिंग में सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। नाम अगर लिखना चाहो तो सर 3 कार्बन है, प्रोप हो गया, इसके सेकंड पोजीशन पे ओन है, मतलब कीटोन है, प्रोपेन टू ओन इसका नेम हो जाएगा सर, बहुत ही सरल है, क्लियर? और बाय प्रोडक्ट अगर लिखना चाहो तो यहाँ CO2 और H2O मिलेगा। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो साफ-साफ ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। बट मेरा काम यही है कि एनसीईआरटी प्लस जो नॉलेज आपको एग्जाम के लिए चाहिए, वो सब कुछ प्रोवाइड कराना। क्लियर? इसके अलावा मैं बता ही चुका हूँ, क्वेश्चंस देखो खुद से लगाइए, ठीक है? एनसीईआरटी के लगाइए। अगर क्वेश्चंस नहीं समझ में आता कि एग्जाम के लिए किस तरह के क्वेश्चन करें, तो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, मात्र ₹99 में टेस्ट सीरीज प्लस जितनी भी क्लासेस हैं, ये 1 दिन बाद, 2 दिन बाद आती हैं, बट ऐप पे, टीचमेंट पे आपको एक क्लास तुरंत लाइव मिलती हैं। फ़ायदा ये है, लाइव क्लास के बाद आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, लाइव आपके डाउट मैं तुरंत ही क्लास के बाद क्लियर करा करूँगा, ठीक है? आप पढ़ के आएँ, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, पूछिए, आपके डाउट्स वहाँ क्लियर प्लस क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएँगे, प्लस टेस्ट सीरीज़ दी जाएँगी, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए जाएँगे और ये जितनी भी क्लासेस हैं, इन सभी क्लासेस का पीडीएफ भी आपको वहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है? वैसे अवेलेबल तो यूट्यूब पे है, तो स्क्रीनशॉट लेके आप वहाँ भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ पीडीएफ प्रॉपर चाहिए, क्लास नोट्स का ही पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो लाइव रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मात्र ₹99 में वहाँ पे आपके लिए बैच रखा है। अभी एग्ज़ाम दूर है, डिले मत कीजिए। सोचिए ₹99 का जो सब्सक्रिप्शन है, आपका जो है अ, अप्रैल जब तक एग्जाम नहीं आता, मार्च है ना, आप मार्च अप्रैल तक ये आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा। और बता चुका हूँ लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन जिसका बिल्कुल अलग ही सिलेबस है, उसका बैच मात्र ₹299 में चल रहा है। कंप्लीटली रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, सारी क्लासेस मिलेंगी जिसमें जीएस 100 मार्क्स का, केमिस्ट्री 200 मार्क्स का आपको कराया जाएगा। और आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दोनों ही एग्जाम बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न पे हैं। डिफरेंट पैटर्न का मतलब यहाँ पे केमिस्ट्री जीएस 100 नंबर का है, वहाँ जीएस 100 नंबर का एकमात्र और केमिस्ट्री 200 नंबर का है। बहुत डिफरेंट सिलेबस हमने देखा है, पूरा एनालाइज किया हुआ है। कंपैरिजनल वीडियो भी मैंने एक डाला है कि कब एग्जाम है, क्या-क्या उनके बीच में अंतर है, वो सब कुछ मैंने आपको वहाँ पे बताया। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कांसेप्ट को आगे समझते हैं। क्लियर? ये था कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ना करूँ तो सर ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब ये कैसे-कैसे कन्वर्ट हो रहा है? अभी तो फिलहाल मैं कहूँगा याद कर लो। कुछ समय बाद मैं आपको जब कार्बोक्सिलिक वाला चैप्टर पढ़ाऊँगा ना, या अल्कोहल भी पढ़ाऊँगा, तो उसमें ये सब कुछ बता दूँगा। क्या होता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन? ये हालाँकि ये भी अनकंट्रोल्ड ही है, बट इन दोनों में कंपेयर करूँ तो ये वाला थोड़ा कंट्रोल्ड है और ये वाला तो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है। क्यों? क्योंकि इसका फाइनल आउटकम मिला है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिला है सर? एसिटिक एसिड मिला है। इट इज़ द फाइनल आउटकम। क्लियर? बहुत सरल है, बिल्कुल सरल है सर। तो इसमें आपने महान बात नहीं बताई, है ना? खैर, आगे बढ़ते हैं ओज़ोनोलाइसिस। मैंने बोला इन दोनों टॉपिक में से, ऑक्सीडेशन में से, कोई भी टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। 200 नंबर वाले केमिस्ट्री वाले एग्ज़ाम में मान के चलो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। 99% चांस है। पेपर मैं नहीं बना रहा, 100% नहीं बोल सकता, पर 99% चांस है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अदरवाइज़ 3 एग्ज़ाम है, किसी न किसी में तो ज़रूर टपकेगा। इन टॉपिक से क्वेश्चन ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन से क्वेश्चन टपक सकता है, पूरे-पूरे चांस बनते हैं। ठीक है? चलिए करते हैं ओज़ोनोलाइसिस। ओज़ोनोलाइसिस का मतलब ओज़ोन को ही डाल रहे हैं। किसको डाल रहे हैं? ओज़ोन। क्या फ़ॉर्मूला होता है सर ओज़ोन का? O3 फ़ॉर्मूला होता है ओज़ोन का। ऑक्सीजन O2 होता है। एक ऑक्सीजन एक नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है ना? लिख देता हूँ। एक ऑक्सीजन एक नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है। सर ये O3 बन जाता है। क्या बन जाता है? O3 बन जाता है। सर स्ट्रक्चर बना के दिखा दो ना। बिल्कुल बनाओ। ये है ओज़ोन का स्ट्रक्चर। ठीक है? बेंट होता है। ऑक्सीजन इस वाले पे प्लस चार्ज है क्योंकि 3 बॉन्ड है और सर इस वाले ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। ठीक है? शेप पूछी जाए तो सर इसका हाइब्रिडेशन पूछा जाए तो 2 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है? हालाँकि सेंट्रल वाले ऑक्सीजन को देखूँ तो एक लोन पेयर है, इसका संकरण sp2 होगा। लोन पेयर की वजह से इसकी शेप जो है वो बेंट होती है या वी शेप होती है। कुछ भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, सब कुछ के लिए तैयार रहिए। शेप वगैरह सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, याद कीजिए। ठीक है? चलिए, इसमें हम करेंगे इसको हीट। हीट करेंगे तो किस तरीके से ओज़ोनोलाइसिस होता है, एनसीईआरटी का ही प्यारा सा कांसेप्ट समझते हैं एनसीईआरटी की भाषा में, ठीक है? तो चलिए, तो यहाँ पे ओज़ोन मॉलिक्यूल जब यहाँ पे जुड़ता है तो एक प्यारी सी हट बना देना, क्या बनाना? हट बनाना, झोपड़ी बना देना, ठीक है? किस तरीके से बनाना है? तो जैसे ऊपर जोड़ा ना वैसे ही बनाना है, कैसे बनाना है? आपको समझना है 2 ऑक्सीजन तो एक साथ हैं, एक नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट का मतलब जिस पे इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल वाला ऑक्सीजन, इस पे आके जुड़ गया। तो जो फ्री रेडिकल वाला ऑक्सीजन है उसको ऊपर जोड़ दो और बचे हुए 2 ऑक्सीजन उसको ऐसे नीचे जोड़ दो और क्या बननी चाहिए? एक 5 मेंबर की रिंग बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? 5 मेंबर की रिंग बननी चाहिए, ठीक है? पेंटा ओज़ोन रिंग बननी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? पेंटा ओज़ोन रिंग यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। क्लियर?
इसके बाद अगला स्टेप, इसमें हम डालते हैं सर जिंक। क्या डालते हैं? जिंक डालते हैं और साथ में सर हम वाटर भी डाल देते हैं। क्लियर? जिंक और पानी इसमें मिलाते हैं। होता क्या है, ये ऐसे ब्रेक होता है, ध्यान में रखना। एक इधर ब्रेक हो जाएगा और एक इधर ब्रेक हो जाएगा। तो बेचारा जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना, ये नेसेंट ऑक्सीजन ये ऐसे ही रह जाएगा। अब होगा क्या, ये नेसेंट ऑक्सीजन कहेगा वाटर मॉलिक्यूल से, भाई मुझे अपने साथ जगह दे दे। ये कहेगा बिल्कुल आ जा। H2O2 बन जाएगा। भाई H2O था, एक ऑक्सीजन नेसेंट वाला आके यहाँ जुड़ गया, H2O2 बन गया, मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन गया। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ बताऊंगा, इतनी ही बात खत्म नहीं हुई है। जो बच्चे यहाँ पे स्किप कर गए होंगे ना कि हाँ ये तो मुझे आता है, तो वो अगर पढ़ा नहीं है तो बेटा क्वेश्चन आ गया, फिर फंसेंगे, फिर गलत ऑप्शन भी लगा सकते हैं। ध्यान से सुनना। अब मैंने इसको ब्रेक करा, देखो ये इसका मतलब है, इस डॉट का मतलब है ये इधर मॉलिक्यूल अलग ब्रेक हो गया, ये इधर मॉलिक्यूल अलग ब्रेक हो गया। तो ये CH2 इस पे एक ऑक्सीजन है। क्या कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को क्या मैं सिंगल बॉन्ड से लगा सकता हूँ? नहीं सर, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से होता है। बिल्कुल, इसीलिए इसको ऐसे बनाना है। अंडरस्टूड होता है कि भाई जब ये बॉन्ड टूटा होगा तो इस बॉन्ड की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ऐसे इस बॉन्ड की वजह से यहाँ डबल। तो ये देखो ऑक्सीजन ऐसे करके जुड़ गया। फिर देखना इधर वाला कार्बन, इस पे भी 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। भाई ये वाला बॉन्ड टूट गया, अब ये वाला बॉन्ड भी इधर वाला भी टूट गया। अब क्या बचा? ये कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस पे हाइड्रोजन। क्यों डबल बॉन्ड से जोड़ा है? क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है और कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। एक कार्बन जिसपे OH ग्रुप है ना, CHO ग्रुप याद है, एल्डिहाइड। एक कार्बन वाले को फॉर्मल एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या मिलेगा? फॉर्मल एल्डिहाइड। तो इथीन का जब भी ओजोनोलाइसिस कराएंगे सर, तो इथीन के ओजोनोलाइसिस से सर हमें फॉर्मल एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसका आईयूपीएसी लिखूं तो एक कार्बन के लिए सर मिथ लगाते हैं, एन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, और अल अल मतलब एल्डिहाइड। अब काफी लोगों को लग रहा होगा डबल बॉन्ड है, बेटा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, ईन नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन के साथ होता है तब ईन आता है ना। तो ये सी डबल बॉन्ड ओ है और एच है, तो इसको हम एल्डिहाइड कहते हैं, CHO ग्रुप को, तो मीथेनल बन जाएगा। बहुत सरल है ना, बहुत सिंपल है। बिल्कुल सर, बहुत सिंपल है, बहुत सरल। हमें आपने ये कराया है। चलो फिर आगे करो। ये बताओ सर, इसका नाम बता दो जल्दी से। बिल्कुल नाम बताते हैं, ब्यूटुरीन होगा। तुरंत दिमाग में सभी के आ गया होगा। ओजोन डालते हैं, बिल्कुल डालिए सर, आपकी इच्छा है। जब आप ओजोन डाल रहे हैं, ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा CH। सर इधर भी लिखूंगा CH CH3। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है ओजोन O3 होता है जिसमें एक नेसेंट ऑक्सीजन होता है। तो नेसेंट ऑक्सीजन तो ऐसे ऊपर की साइड दिखाई देगा और जो बचे हुए ऑक्सीजन वो आपको नीचे ऐसे दिखाई देंगे। क्लियर है? ये 5 मेंबर वाली रिंग बना दी, पेंटा ओजोन आपने रिंग बना दी। इसके बाद सर इसको हम ब्रेक करेंगे। करो भाई, कौन मना करता है? ब्रेक करो। चलो ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद पहली कंडीशन मैंने ऊपर समझा दी, अब कुछ कंडीशन और समझाता हूँ। अगर मैं डाल दूं जिंक और वाटर तो क्या होगा? केवल मैं जिंक डालूं तो क्या होगा? इस बात को समझना। अब यहाँ पे यही कंसेप्ट लगेगा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन वाला, जो भी थोड़ी देर पहले बोल रहा था। जो जो चीजें जहां चल रही है वहां समझते चलो, और जो चीज आगे समझानी होंगी वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं समझ। ठीक है, और ये जब वाटर नहीं लिया ना तो ये बन जाता है अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। क्या बन जाएगा सर? अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन बन जाएगा। क्लियर है? अब जरा समझना कि जब कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होगा तो मैंने बताया ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है जो बच जाता है, ये वाटर से कहता है भाई आ जाओ दोनों मिलकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लेते हैं। फिर देखना यहाँ CH3 इस पे CH और इस पे देखो सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन आके जुड़ा है, तो क्या बना देखो CH3, ये है CH और इस पे सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन जुड़ा है। बट ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा? नहीं सर, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। तो इधर वाला देखना CH3, ये CH है, बिल्कुल है सर CH3, इस पे एक CH है। फिर ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। क्या ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है? नहीं सर, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। क्लियर? दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए इथ आता है, सिंगल बॉन्ड जुड़ा है एन आएगा और अल हो जाएगा। सर ये भी क्या होगा? इथ हो जाएगा, एन हो जाएगा, अल हो जाएगा। दो मॉलिक्यूल इथेनॉल के मिले यदि मैं ब्यूट टू इन को ब्रेक करता हूँ। क्लियर? तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन हो रहा है। बट अगर मैं जिंक डालूं, पानी नहीं डालूं, तो बेटा ये नेसेंट ऑक्सीजन ना बवाल कर देगा। क्या कर देगा? बवाल कर देगा, घर का भेदी लंका डाय वाला सीन करेगा। दैट मींस अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कर देगा। और यहाँ इथेनॉल मिल रहा था, यहाँ इथेनॉल ना मिलकर ये जो ऑक्सीजन है ना इसको कार्बो ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि COOH बन जाएगा। ये COOH बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि जो बचा हुआ ऑक्सीजन है ना ये बवाल कर देगा, ये बचा हुआ ऑक्सीजन बवाल कर देगा। ये देखो ये ऑक्सीजन यहाँ वाटर के साथ आया तो H2O2 बन गया था। क्लियर? बट ये ऑक्सीजन के लिए यहाँ वाटर मॉलिक्यूल है ही नहीं, मतलब इस ऑक्सीजन को कंट्रोल करने वाला है ही नहीं। तो जब कंट्रोल करने वाला नहीं है अनकंट्रोल हो जाएगा, इसीलिए ये ऑक्सीजन इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आके जुड़ जाएगा और सर ये C डबल बॉन्ड OH ग्रुप मिल जाएगा और ये हमारा कार्बोक्सिलिक होता है। दो कार्बन है तो उसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ये इसका कॉमन नाम होता है। ये सिरके का भी फॉर्मूला होता है, याद कीजिए जनरल साइंस में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एसिटिक एसिड हो गया या फिर इसको हम इथेनॉइक, दो कार्बन है इथ एन
सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, और ओइक ओइक क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इथेनोइक एसिड मिल गया है। क्लियर? कब? जब अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होगा। चलो समझा भी देता हूँ क्या है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक, समझना, अगर आपके पास कोई एल्कोहल ग्रुप है, ठीक है, एक एल्कोहल, देखो ऐसा एल्कोहल जिसपे केवल एक ही ग्रुप जुड़ा हो, ये OH, इस पे C है, इस पे एक ही ग्रुप जुड़ा है, OH के साथ अगर एक ही ग्रुप जुड़ा होता है, इसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी, प्राइमरी मतलब ही 1 डिग्री होता है, पढ़ा चुका हूं। ऐसा कार्बन जिसपे दो ग्रुप हो और एक OH ग्रुप हो, मतलब OH है और दो ग्रुप है, तो सेकेंडरी अल्कोहल कह सकता हूँ, सेकेंडरी ऑल कह सकता हूँ। फिर सिंपली समझ में आ गया कि सर ऐसा कार्बन जिसपे तीन ग्रुप है और OH है, तो इसको हम टर्शरी अल्कोहल कहेंगे। बिल्कुल सरल बात, सर ये तो कुछ भी नहीं। चलो उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। जब ऑक्सीडेशन कराओगे प्राइमरी अल्कोहल का, तो हमेशा ध्यान रखना है एल्डिहाइड देगा। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जोड़ रहे हैं, या फिर ये भी कह सकता हूँ ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड और मौजूद हो गया, इससे ही पता चल गया कि सर यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है ऑक्सीजन का जोड़ना। क्लियर? फिर आगे फर्दर अगर ऑक्सीडेशन कराऊं तो सर फर्दर ऑक्सीडेशन कराऊं तो आर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप मिल जाएगा, सर यहाँ OH मिल जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि सर हम जब भी एल्डिहाइड, ये क्या बना सर? एल्डिहाइड बना। जब भी हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो सर ये कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बनता है। बहुत सरल सी बात है। अगर मैं इसका भी फर्दर ऑक्सीडेशन कर दूं, फर्दर ऑक्सीडेशन कर दूं, तो सर ये पर एसिड बन जाता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ ओ एच। याद है परऑक्साइड, परऑक्साइड में ऐसे हमेशा डबल बॉन्ड एक ओ दिखाई देगा, ठीक है, एक और ओ दिखाई देगा, इसे हम बोलते हैं पर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? पर ऑक्साइड। एक मिनट दीजिएगा बस। हाँ जी, इसको हम परऑक्साइड बोलते हैं, जहाँ पे आपको ऐसे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से दिखाई दे। क्लियर? तो इसे हम कहते हैं पर एसिड। ठीक है, जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस ऑक्सीजन के बीच में बस एक ओ लगा दिया, इट इज कॉल्ड पर एसिड। क्लियर? अच्छा, ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन होता है। अगर मैं रिडक्शन करूं तो पर एसिड का रिडक्शन करोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आप रिडक्शन करोगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा। अगर इसका फर्दर रिडक्शन कर दोगे, आर मतलब रिडक्शन है, अपचयन है हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए, ठीक है, अगर रिडक्शन कर दोगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, सिंपल सी कहानी। अब कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि आपने अल्कोहल लिया, इसमें ऐसा ऑक्सीजन या ऐसा ऑक्सीडेशन कराया जिससे केवल एल्डिहाइड मिल रहा है, कंट्रोल्ड है। बट अगर अल्कोहल से डायरेक्ट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए, देखो एक स्टेप छोड़ दिया बीच का, डायरेक्ट यहाँ पहुंच गए, दैट मींस अनकंट्रोल कर रहे हो। इसी को यहाँ देखो, जब H2O डाला था तो बेटा बचा हुआ जो ऑक्सीजन था ना, उसको कंट्रोल कर ले रहा था कौन? पानी, और H2O2 बना रहा था। तो इसीलिए जो आपका एक ग्रुप है ये केवल एल्डिहाइड में बदला। बट जैसे ही आपने यहाँ ऑक्सीजन को पानी नहीं दिया तो बेटा इसने इसी ग्रुप को तोड़ और ज्यादा ऑक्सीडाइज कर दिया, है ना? तो इसलिए एल्डिहाइड की जगह किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में। सेम वही बात मैं आपको यहाँ कहना चाह रहा हूँ। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं देखूँ सेकेंडरी वाला, ठीक है, आज की क्लास को मैं इतना ही रखूंगा। तो यहाँ मिलेगा आर, ये मिलेगा सी, ठीक है, और ये मिल जाएगा डबल बॉन्ड ओ। मतलब सेकेंडरी वाला हमेशा कीटोन देता है। क्या देगा? कीटोन। और जबकि टर्शरी वाला, इसको मैं लिखूंगा नो ऑक्सीडेशन, ये जनरली ऑक्सीडेशन नहीं करता है, ऑक्सीकरण नहीं करता है, नो ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। क्लियर? और कीटोन का भी यदि मैं फर्दर ऑक्सीडेशन करता हूँ तो ये आपको ईस्टर मिलेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर ये ओ मिलेगा, ये आर मिलेगा। ये कौन सा ग्रुप है? ये ईस्टर ग्रुप है। क्लियर? और अगर मैं इसका फिर फर्दर ऑक्सीडेशन कर दूं तो सर ये पर ईस्टर मिल जाएगा। देखो ये ईस्टर पर, जो ईस्टर तक है ये तो पढ़ा है, पर देखो जहां पे मैंने अभी बताया ऑक्सीजन, फिर ऐसे ऑक्सीजन ऐसे बॉन्ड हो तो उसको हम पर ग्रुप कहते हैं। क्या कहेंगे? पर। और ये ईस्टर पे लग रहा है तो पर ईस्टर इसे कहते हैं। क्लियर? फिर उल्टा आ जाओ, रिडक्शन कर दूं तो, अपचयन कर दूं तो उल्टा हो जाएगा। सेम इसका रिडक्शन कर दूं, अब ये कौन कौन से एजेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशन करेंगे, रिडक्शन करेंगे, ये सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उन चैप्टर में सब पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल कंसेप्ट था कि कंट्रोल और जो है आपका अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये कंसेप्ट हमें समझ में आना चाहिए। क्लियर? चलो एक और जल्दी से देख लेते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि बेंजीन का मैं ओजोनलाइसिस कराऊं तो क्या बनेगा? ठीक है, चलो इसका आंसर मुझे करना है। ये आपको होमवर्क भी देता हूँ और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पक्का कराऊंगा। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले ऑक्सीडेशन कराना है तो ओजोन, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? चलो मैं ऐसा करके लिखता हूँ। ठीक है, ए क्या मिलेगा, और उस ए के बाद आप उसमें क्या डालो? H2O डालो और Zn डालो। तो बताओ बी क्या मिलेगा, या बी प्लस सी प्लस डी, जो भी आपको मिलेंगे वो सब बताओ क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या कराना है? होमवर्क देता हूँ, बेंजीन का ओजोनोलाइसिस कराना है। ठीक है, और जो बच्चे नेक्स्ट क्लास में आएंगे, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे जरा याद दिलाना कि बेंजीन का ओजोनोलाइसिस आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाना है। ठीक है, तो जनरली नेक्स्ट क्लास में आपको ओजोनोलाइसिस, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, छोटे छोटे से कंसेप्ट रह रहे हैं, ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक, और
ये टॉपिक मैं जो है नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक, आज क्लास को इतना ही रखता हूँ और अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। बाय बाय एंड टेक केयर।